एक बेरोजगार लड़का जो कंपनियों में जाकर नौकरी का तलाश करता है, लेकिन हर बार ठोकर मिलने के बाद पकोड़े का दुकान खोलता है, जिस पर लोग हंसते हैं कि ये क्या बेच भी पाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या सच में ये लड़का कुछ नहीं कर सकता? अरे भाई, यही वो लड़का है जो आज पूरे भारत का ब्रांड बन चुका है। 75,000 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी बना दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धीरू भाई अंबानी जी का। आज के इस वीडियो में हम धीरू भाई अंबानी के अंदर की हर एक रहस्य की बात गहराइयों से खोलकर जानने वाले हैं। सब्सक्राइब करें हमारा कैसे क्यों OMG चैनल और सीखे नई जिंदगी का हर एक राह। बात शुरू होती है धीरू भाई अंबानी के पिता हीराचंद से, जो गांव की स्कूल में पढ़ाने का काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे हीराचंद के बेटे बड़े हो रहे थे, उन्हें स्कूल की सैलरी से घर का खर्चा चलाना और बच्चों को पढ़ाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसी गरीबी और तंगी को देखकर धीरू भाई अंबानी आखिर बैठने वाले कहाँ, जिनके दिमाग में पैसों का बोझावर कर देने वाली सोच हो। तब धीरू भाई अंबानी ने फैसला किया कि वो पढ़ाई छोड़कर अब कोई काम करेंगे। वैसे तो बच्चे के इस फैसले से हीराचंद काफी दुखी हुए कि अभी घूमने पढ़ने की उम्र में मेरा बेटा काम करने जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ धीरू भाई अंबानी काम तो करना चाहते हैं, आखिर करे क्या यही समझ में नहीं आ रहा है। जो कि यही शब्द आखिर क्या काम करें आज लाखों लड़कों को भी परेशान कर रही है। लेकिन देखते हैं कि धीरू भाई अंबानी ने आखिर क्या उपाय निकाला। आखिरकार एक दिन वो काम के तलाश में इधर उधर निकल पड़े और इसी टाइम पर वो अपने गांव के बगल एक मंदिर पर पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि सुनसान रहने वाले मंदिर पर आज बहुत तगड़ा भीड़ लगी हुई है। जब पुजारी बाबा से पता किया तब पता चला कि हर साल फरवरी के महीने में किसी प्राचीन मान्यता के वजह से यहाँ पूजा होती है। तब यहीं पर धीरू भाई अंबानी ने सोचा कि मंदिर पर आए श्रद्धालुओं को भूख तो लगता ही होगा, आखिर क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर पकोड़ा बेचना चालू कर दूं। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी पहले से ही काफी बुद्धिमान थे, इसलिए उन्हें पढ़ने जाने वक्त जो पिता से पैसा मिला करता था उसे गुल्लक में डाल दिया करते थे। आखिरकार इस धंधे के लिए धीरू भाई अंबानी को अपना गुल्लक तोड़ना ही पड़ा। गुल्लक से निकली हुई पैसों से एक ठेला खरीदा और धंधा करना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में धंधा तो काफी तेजी से चला, लेकिन जैसे जैसे श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने लगी, फिर उनकी कमाई बिल्कुल ना के बराबर हो रहा था। ऐसे में इनको लगा अब यहाँ पर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। उन्होंने अपना ठेला बेच दिया है और सारा पैसा बैंक में जमा कर दिया है। फिर किसी कंपनी में नौकरी की तलाश में लग गए हैं, लेकिन कंपनी में जॉब करना इनको पसंद नहीं आया, क्योंकि किसी कंपनी में पैसा कम था तो किसी कंपनी में मेहनत ज्यादा था तो किसी कंपनी में व्यवहार अच्छा नहीं था। इसके बाद ये 1950 में अपने बड़े भाई के पास यमन में चले गए। यमन में इनको पेट्रोल पंप पर काम दिलवाया, जहाँ पर उनकी सैलरी महीने का 300 रुपया था। दोस्तों, हम इंडियन दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन चाय की चुस्कियां ले बिना नहीं रह सकते। और धीरू भाई अंबानी को भी चाय पीना काफी पसंद था। इसके लिए उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो रोड साइड पर 10 पैसे का चाय पिए या फिर किसी 5 स्टार होटल में 1 रुपए का। लेकिन यहाँ पर धीरू भाई अंबानी ने 1 रुपए वाली चाय को ही चुना, क्योंकि यहाँ पर वो चाय की चुस्कियां लेते लेते आसपास के अमीर लोगों की बात सुनकर ये जान सके कि आखिर वो ऐसा क्या करते हैं कि वो इतने अमीर हैं। ऐसे ही जब वो एक दिन चाय पी रहे थे, तभी उन्होंने अपनी बगल वाले टेबल पर 2 लोगों की बात सुनी, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बता रहा था कि क्या तुम्हें पता है हमारी यमन में जो चांदी के रियल के सिक्के चलते हैं, उनमें लगे चांदी की कीमत इस रियल से भी ज्यादा है। यानी कि 100 के सिक्कों में 110 रुपया की चांदी है। फिर कोई इसे पिघलाकर निकाले तो फिर वो तो माला माल हो जाएगा। अब वैसे तो ये दोस्त बातें मजाक में बोल रहे थे, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने इसे सीरियसली ले लिया। उन्होंने एक मशीन खरीदी और फिर लाखों की संख्या में सिक्कों को पिघलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे धीरू भाई अंबानी का ये धंधा आगे बढ़ने लगा, वैसे वैसे मार्केट में सिक्कों की कमी होने लगी और सरकार भी ये सोचने लगा कि आखिर सिक्के जा कहाँ रहे हैं। और जब सरकार ने इस बात की जांच करने के लिए छानबीन करवाया, तब धीरू भाई अंबानी का नाम सामने आया।
हालांकि जब तक पुलिस उनके ठिकाने पर पहुंचती तब तक धीरू भाई ने सारा पैसा इकट्ठा करके वो इंडिया निकल चुके थे। इतना बड़ा दिमाग लगाया। ये साल था 1958 जब धीरू भाई अंबानी अपने घर पहुंचे। जब उनके पिता ने ये सुना कि ये नौकरी छोड़कर आए हैं, वो काफी ज्यादा नाराज भी हुए। रिश्तेदारों से भी काफी ताना मिला, लेकिन वो किसी के बातों पर ध्यान नहीं दिए। दोस्तों, ये गांव में आने के कुछ समय बाद कोकिला बेन से शादी कर ली और फिर उनके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुंबई चले गए। 1958 में ही उन्होंने 50,000 की पूंजी के साथ रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से ऑफिस खोला, जिसमें मसाले का व्यापार करने लग गए। कुछ समय के बाद उन्हें पता चला कि मसाले के बजाय अगर सूत का बिजनेस किया जाए तो उनमें काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके लिए उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। इसलिए उन्होंने चंपकलाल दमानी के साथ व्यापार करने को सोचा, जो पहले उन्हीं के साथ यमन में रहा करते थे। लेकिन जब उन्होंने उसमें घुसना चालू किया तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर व्यापारियों ने एक यूनियन बना रखी है और वो सभी मिलकर किसी भी नई कंपनी को इस इंडस्ट्री में घुसने नहीं देते हैं। और अगर किसी को एंट्री करना भी है तो उसे पहले यूनियन लीडर से परमिशन लेना पड़ेगा। इसलिए एक नए फील्ड में उतरना धीरू भाई अंबानी के लिए काफी चैलेंजिंग हो गया था। लेकिन काफी मेहनत करने के बाद उन्हें ये परमिशन मिल गई। लेकिन इसके बाद उन्हें पता चला कि वो जिन फैक्ट्री से सूत खरीद रहे थे उन्होंने भी एक यूनियन बना रखा है और उन्हें फाइनल प्रोडक्ट बेचा जाता है, उनका भी एक अलग यूनियन है। इस तरह से ये सभी मिलकर देश के ही व्यापारियों को लूट रहे थे, क्योंकि फैक्ट्री वाले सूत महंगे भी बेच रहे थे और दूसरी तरफ खरीदारों से सस्ते में ले रहे थे। बीच में नुकसान हो रहा था धीरू भाई अंबानी और उनके जैसे कई व्यापारियों का। ये सब देखने के बाद धीरू भाई ने बहुत बड़ा स्टेप लिया और यूनियन के सभी मेंबर्स को इकट्ठा करके ये डिसाइड किया कि हम फैक्ट्री से सस्ते में माल उठाएंगे और महंगे में बेचेंगे ताकि हमें भी प्रॉफिट हो सके। हालांकि ऐसा करने पर मुंबई के कई बड़े व्यापारी नाराज हो गए और इसके लिए उन्होंने एक आईएएस ऑफिसर को पैसों की घूस देकर उस जगह पर ताला लगवा दिया जहां पर खरीदारी की बोली लगाई जाती थी। लेकिन धीरू भाई अंबानी का भी दिमाग किसी से कम थोड़ी ना था। उन्होंने गोदाम में जब ताला लगा हुआ देखा तब अपना हक मांगने के लिए यूनियन के मेंबर्स के साथ मिलकर अपना सारा माल आईएएस ऑफिसर के घर के सामने रखवा दिया। अब कुछ ही समय बाद उस ऑफिसर के घर पर कुछ बड़े ऑफिसर आने वाले थे। आखिर वो घर के सामने बिखरी हुई बोरियां देखेंगे तो फिर उन्हें इसके हरकतों का पता लग जाता। इसी वजह से अपनी नौकरी को बचाने के लिए कुछ ही मिनट के अंदर उस आईएएस ऑफिसर ने ताला को खुलवा दिया और धीरू भाई समेत सभी व्यापारियों का कारोबार फिर से चल पड़ा। दोस्तों, इसके बाद कुछ समय तक तो सब कुछ सही चल रहा था। फिर चंपकलाल दमानी और धीरू भाई अंबानी दोनों के बीच में लफड़ा हो गया। असल में दोनों का बिजनेस माइंडसेट बहुत ज्यादा अलग अलग था और फिर दोनों अलग हो गए। 1966 में धीरू भाई अंबानी ने गुजरात के नरोडा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू की और फिर यहाँ से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस दौरान सरकार रिप्लेसमेंट लाइसेंस लेकर आई, जिसके तहत व्यापारी बाहर के देशों से सस्ते फैब्रिक मंगा सकते थे। लेकिन शर्त ये थी कि उससे कुछ नया बनाकर बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करना होगा। यहाँ पर धीरू भाई अंबानी ने चालाकी दिखाते हुए अपनी सारी सेविंग से विदेशी फैब्रिक खरीद लिया और फिर उसी तरह से आउटफिट जैसे शर्ट, टी शर्ट, साड़ी बनाने लगे। इस कारोबार के लिए ब्रांड का नाम रखा गया था बिमल, यानी कि जो उनके बड़े भाई रमणीक लाल अंबानी के बड़े बेटे बिमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। अब मशीन लग चुकी थी, कपड़ों का प्रोडक्शन भी भारी मात्रा में कर लिया गया था। लेकिन उन्हें बाजार में उतरने से पहले दूसरे टेक्सटाइल के मालिकों ने एक चाल चली। एक्चुअली में उन्होंने अपने सभी रिटेलर को ये कह दिया था, अगर धीरू भाई अंबानी से माल खरीदा तो हम तुम्हें आगे से माल नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, दूसरी टेक्सटाइल मालिकों की ये साजिश धीरू भाई अंबानी के आगे टिक नहीं सका। धीरू भाई अंबानी पूरे देश में घूमा और रिटेलर्स को ये भरोसा दिलाया कि वो माल उन्हीं से खरीदे। उन्होंने सभी रिटेलर से ये वादा किया, अगर नुकसान होगा तो हमारे पास आना और प्रॉफिट होगा तो अपने पास रख लेना। धीरू भाई की ये बात व्यापारियों को भी भा गया
और उस समय उन्होंने जमकर कपड़े की खरीदारी की। इनकी पॉलिस्टर की क्वालिटी मार्केट के सभी ब्रांड के मुकाबले बहुत ही बढ़िया थी, इसलिए बिमल के कपड़ों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी। और दोस्तों, एक मौका तो ऐसा भी आया जब एक ही दिन में देश भर में बिमल के 100 शोरूम का उद्घाटन किया और बिमल उस समय का नंबर 1 पॉलिस्टर ब्रांड बन गया। इस एरिया में मिले सफलता के बाद धीरू भाई अंबानी ने धीरे धीरे कई और भी दूसरे सेक्टर में अपना पैर जमाना शुरू कर दिया। 8 नवंबर 1973 को कंपनी का नाम रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन से रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिमिटेड कर दिया गया। वही रिलायंस जो आज पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, एनर्जी, टेलीकॉम, जिस बिजनेस का नाम लो उस बिजनेस में शामिल है। और 1977 में इनका एनुअल टर्नओवर 70 करोड़ रुपया हो गया था। अब जनवरी 1978 जब धीरू भाई अंबानी ने आजाद भारत का पहला आईपीओ लाने का विचार किया और फिर अपनी कंपनी को मुंबई और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा दिया। 10 रुपया शेयर प्राइस, 2.8 मिलियन इक्विटी शेयर्स का आईपीओ पेश किया, जिस पर इन्वेस्टर ने जमकर भरोसा जताया और 58,000 इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया था। इस स्टॉक से लोगों ने भरपूर प्रॉफिट कमाए और ये इतना पॉपुलर हो गया कि जब 1986 में कंपनी के एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग रखी गई तो फिर उस टाइम पर 30,000 शेयर होल्डर उसमें शामिल हुए, जो कि इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बन गया था। इसके बाद 1980 में धीरू भाई अंबानी ने महाराष्ट्र के पातालगंज में पॉलिस्टर फाइबर धागा का कारखाना खोला और काफी कोशिशों के बाद तेल के उत्पादन के लिए भी सरकार से लाइसेंस हासिल कर लिया। इस तरह पेट्रोल पर काम करने वाले धीरू भाई अंबानी ने अपनी खुद की ऑयल प्रोडक्शन कंपनी शुरू कर दी है। इसके बाद समय आता है 16 फरवरी 1986 जब धीरू भाई को पहला हार्ट अटैक आया। तब उन्होंने अपने बेटे मुकेश अंबानी को बताया कि उनके पेट में काफी तेजी से दर्द हो रहा है और इससे पहले कि उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाता वो अनकॉन्फियंस हो गए थे। अब मुकेश अंबानी उन्हें जल्दबाजी में हॉस्पिटल तो लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अगले 22 घंटे उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, इतनी सीरियस हालात होने के बावजूद उन्होंने अपने बेटे को देखते हुए कहा, तुम परेशान मत होना बेटा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और 1992 में धीरू भाई अंबानी वो करके दिखाया जो कि उस समय के बड़े बड़े इंडियन कंपनी के मालिक सपनों में नहीं सोचा था। असल में इस साल कंपनी ने ग्लोबल मार्केट से फंड जुटाना शुरू कर दिया और ऐसा करने वाली रिलायंस इसकी पहली कंपनी बन गई। साल 1995 में धीरू भाई अंबानी ने 9X USA के साथ मिलकर साल 1995 में धीरू भाई अंबानी ने 9X USA के साथ मिलकर अपनी रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड भारत में शुरू की। इसके बाद 1998 से 2000 के दौरान धीरू भाई अंबानी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइंड फैक्ट्री गुजरात के जामनगर में ओपन किया। और दोस्तों, इस टाइम पर धीरू भाई अंबानी का इतना नाम हो गया कि उन्हें देश सहित विदेश में भी सफलता मिलने लगा। इसके बाद 1999 में धीरू भाई अंबानी को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और 2001 में इकोनॉमिक टाइम्स उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। दोस्तों, सोचो कि अगर धीरू भाई अंबानी इस मसाले के कारोबार में सेटिस्फाइड रहते तो आज मुकेश अंबानी भी मसाला की दुकान पर खड़े होते। पकौड़ी की दुकान से किया था सफर और 2000 तक देश के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। लेकिन दोस्तों, फिर आया 4 जून 2002 का वो दिन जब धीरू भाई अंबानी को फिर से दूसरा हार्ट अटैक आया। तब मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद भी उनमें कोई सुधार देखने को नहीं मिला और इसी वजह से आखिरकार 6 जुलाई 2002 को 69 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा बोलकर अपना पूरा साम्राज्य अपने बेटे के लिए छोड़ गए।